हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं जो कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ वो है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आज की क्लास में हम ये देखेंगे बेटा कि हम अगर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करना चाहते हैं तो उसे किस तरीके से कर सकते हैं। मेरे बच्चे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आई थिंक सो आप सभी को क्लियर होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मेनली हमारे पास दो पॉइंट आते हैं। वो आते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और बैलेंस शीट। अगर हम अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस यानी बिजनेस का रिजल्ट बताना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट लॉस, कि बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, कितना लॉस इनकर्ड किया, अगर हम ये बताना चाहते हैं, परफॉर्मेंस बताना चाहते हैं, तो वो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से पता चलता है। बट अगर हम कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो फाइनेंशियल पोजीशन इन द फॉर्म ऑफ लाइबिलिटीज एंड एसेट्स का एक्सप्लेन करी जाती है कंपनी की बैलेंस शीट में। और अगर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और बैलेंस शीट दोनों को मर्ज कर दें तो इट बिकम्स अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपैरिजन करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं, वो हम आज के लेक्चर में देख रहे हैं। मेरे बच्चे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा ना जाए ना तो ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पेपर में यहाँ से आने के चांसेस बनते हैं। हालांकि बेटा हम इनको दो भाग में पढ़ने वाले हैं, एक कंपैरेटिव और एक कॉमन साइज। ठीक है। कंपैरेटिव के अंदर हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल पढ़ेंगे। सेम गोज टू कॉमन साइज। कॉमन साइज में भी हम सेम कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल पढ़ेंगे। और ये दोनों हमें बोलते हैं ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने में हेल्प करते हैं। आज की क्लास में हम कंपैरेटिव पढ़ रहे हैं और कंपैरेटिव के अंदर हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड फिर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। इस तरीके से हम इसको क्लियर करेंगे। ठीक है। बात करो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेटा, तो ये एक टूल है फाइनेंशियल एनालिसिस करने का, जो शो करता है चेंजेस इन ईच आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन एब्सोल्यूट अमाउंट। होता क्या है बेटा कि अगर मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना है इन द फॉर्म ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो मैं क्या करता हूँ कि चेंज निकालता हूँ। अब चेंज कैसे निकालते हैं, हम करंट ईयर को अपने प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते हैं। प्रीवियस ईयर को बेस लिया जाता है। ठीक है। और जो भी करंट ईयर में फिगर होती है, चाहे वो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल की बात करें, चाहे हम बैलेंस शीट की बात करें, हम जिसका भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना रहे हैं उसके करंट ईयर को हम कंपेयर करते हैं प्रीवियस ईयर से। प्रीवियस ईयर से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, देखो आज आप जो करंट ईयर में हो, आज जो आपका करंट ईयर का अमाउंट है वो चेंज हो रहा है प्रीवियस ईयर के कंटेक्स्ट में। तो प्रीवियस ईयर को ना बेस लिया जाता है और करंट ईयर को प्रीवियस ईयर से माइनस कर कर चेंज निकाला जाता है। उस चेंज को हम कहते हैं एब्सोल्यूट अमाउंट या एब्सोल्यूट चेंज। और फिर उसी चेंज को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं प्रीवियस ईयर को बेस लेके। ऑब्वियसली बात है, जो भी चेंज आया, फॉर एग्जांपल पिछले साल 1 लाख का अमाउंट था, मानते हैं कि लेट बी सपोज कि आपने सेल्स करी थी पिछले साल 1 लाख और इस साल आपने सेल्स करी है 1,20,000, तो बताइए चेंज कितने का आया है, चेंज आया है 20,000 का। तो इसे कहते हैं एब्सोल्यूट अमाउंट, ये जो चेंज आता है। पर ये जो चेंज आया 20,000, ये करंट ईयर की सेल्स के अकॉर्डिंग आया कि प्रीवियस ईयर की सेल्स के, प्रीवियस ईयर की सेल्स के अकॉर्डिंग आया, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर में सेल्स 1 लाख थी तो 1 लाख में 20,000 जोड़ दो तो करंट ईयर की सेल्स 1,20,000 हो जाती है। तो ये जो चेंज आता है ना, ये चेंज आता है एब्सोल्यूट फिगर में यानी एब्सोल्यूट अमाउंट में। इस चेंज को हम एब्सोल्यूट चेंज बोलते हैं और फिर इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेकिंग बेस एज प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर को हम बेस लेकर कंपेयर करके परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हम एनालाइज करते हैं कि प्रीवियस ईयर के कंटेक्स्ट में जो हमारे करंट ईयर में चेंजेस आए हैं वो कितने आए हैं और उनकी परसेंटेजेस क्या है वो हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। अब वही बात तो यहाँ लिखी हुई है कि इट इज़ अ टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। ये एक टूल है जो आपको फाइनेंशियल एनालिसिस करने में हेल्प करता है, जो कि करा जाता है विद द हेल्प ऑफ चेंजेस इन ईच आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी हर एक आइटम में जो चेंज आ रहा है, जो कि क्या कहलाया जाता है एब्सोल्यूट अमाउंट, उसमें हम बेटा इनको शो करते हैं और फिर इस एब्सोल्यूट अमाउंट को, जो चेंज आता है एब्सोल्यूट अमाउंट का, उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं टेकिंग द अमाउंट ऑफ द प्रीसीडिंग अकाउंटिंग पीरियड एज द बेस। अगर हमें परसेंटेज निकालना है एब्सोल्यूट चेंज का, एब्सोल्यूट अमाउंट का, तो हम प्रीसीडिंग ईयर को बेस लेते हैं यानी प्रीवियस ईयर को बेस लेते हैं और उसके हेल्प से हम परसेंटेज निकालते हैं और फिर कंपेयर करते हैं कि ये जो परसेंटेज आ रहा है ये फेवरेबल आ रहा है कि अनफेवरेबल आ रहा है। ठीक है। बात करें कंपैरेटिव स्टेटमेंट की, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट दो तरीके की होती है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो ही तरीके की है, एक है बैलेंस शीट, एक है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। वैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट भी अभी आप पढ़ेंगे आगे जाकर, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। पर मेरे बच्चे, जो मेनली कवर होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल होते हैं। तो आज की क्लास में बेटा हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल पढ़ेंगे। ठीक है। तो अगर कंपैरेटिव बैलेंस शीट की बात करूं
तो सीधा अगर मैं पॉइंट पे आऊँ तो आपको फॉर्मेट बनाना है बेटा कंपैरेटिव बैलेंस शीट का। लिखेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपनी का नाम लिखेंगे जिस भी कंपनी का आप कंपैरेटिव बैलेंस शीट बना रहे हो एज एट 31 मार्च, और जिस भी ईयर का बना रहे हो, मैंने लेट बी सपोज 18-19 का ले लिया, 2018 एंड 19, ठीक है, लेट बी सपोज, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब देखो फॉर्मेट क्या है, पर्टिकुलर, ठीक है, और फिर उसके बाद 2018 यानी जो आपका प्रीवियस ईयर होगा वो आप सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है, पर्टिकुलर के बाद प्रीवियस ईयर, फिर आप लिखते हैं करंट ईयर, फिर आता है एब्सोल्यूट चेंज। मैं इसी की बात कर रहा था। और एब्सोल्यूट चेंज कैसे आता है, करंट ईयर को प्रीवियस ईयर की फिगर से माइनस करते हैं, ठीक है। मान लो अगर शेयर कैपिटल अगर मान लो 1 लाख थी प्रीवियस ईयर में और इस साल 2 लाख हो गई करंट ईयर में, तो हम 2 लाख में से 1 लाख माइनस कर देंगे, ठीक है। करंट में से प्रीवियस को माइनस करोगे तो चेंज आ जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव में आ रहा है तो पॉजिटिव, नेगेटिव में आ रहा है तो हम ब्रैकेट लगा देते हैं। तो अगर 2 लाख में से 1 लाख माइनस करूंगा तो पॉजिटिव का ही तो चेंज आ रहा है, 2 लाख माइनस 1 लाख, तो 1 लाख का डिफरेंस जो आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। और फिर मैं मेरे बच्चे अगर 1 लाख का चेंज पॉजिटिव अगर हमारा आ रहा है, तो अगर मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से करूंगा कि अगर 1 लाख का चेंज आया है तो ये चेंज जो आ रहा है प्रीवियस ईयर के कंटेक्स्ट में आ रहा है, तो प्रीवियस ईयर में कितना था फिगर 1 लाख, इसको परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 और सीधा 100% चेंज आ जाएगा। तो देखो ना, पहले 1 लाख का शेयर कैपिटल और अब बढ़ के 2 लाख हो गया, यानी जस्ट डबल हो गया, 100% चेंज आ गया। तो इस तरीके से हम फिगर निकालते हैं। मान लो अगर ये ए कॉलम है, मान लो अगर ये बी कॉलम है, तो जो सी कॉलम है एब्सोल्यूट चेंज, ये कैसे निकलेगा, बी माइनस ए, ठीक है, बी माइनस ए। और अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालना है तो जो आपका एब्सोल्यूट चेंज आया है इसको, ठीक है, सॉरी, अगर आपको डी कॉलम निकालना है यानी परसेंटेज चेंज, तो आपका जो एब्सोल्यूट चेंज आया है सी, इसको आप कंपेयर करेंगे किसके साथ, प्रीवियस ईयर के साथ, सी अपॉन ए इंटू 100, तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। अब फर्क नहीं पड़ता बेटा बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, या नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग, अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग, यानी जो भी आपके पास लाइबिलिटीज है, चाहे वो शेयर होल्डर फंड हो, चाहे वो नॉन करंट लाइबिलिटी हो, चाहे वो करंट लाइबिलिटी हो, आपको हर एक आइटम का मेरे बच्चे चेंज निकालना है, परसेंटेज चेंज निकालना है। इवन तो टोटल का भी आपको चेंज परसेंटेज चेंज निकालना है। एसेट दिख रहे तो हर एसेट का अगर आपको चेंज निकालना है और फिर उसका परसेंटेज चेंज निकालना है, ठीक है। यहाँ पर बताया भी है कि एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकाला, जैसे मैंने बता दिया आपको, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करके आप एब्सोल्यूट चेंज निकाल सकते हैं। तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालना है तो परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है कि जो भी एब्सोल्यूट चेंज आया है अमाउंट में, उसको आप डिवाइड कर देंगे प्रीवियस ईयर की फिगर से, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास आ जाएगा परसेंटेज चेंज। इतना ईजी है बेटा, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं और यहाँ से समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड, हमारे पास एक्स वाई जेड लिमिटेड की बैलेंस शीट है 31 मार्च 2021 की और 22 की, ठीक है। तो आपको पता है 31 मार्च 2021 हो जाएगा प्रीवियस ईयर और 31 मार्च 2022 हो जाएगा करंट ईयर। आपको प्रिपेयर करना है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो फटाफट इन्होंने यहाँ पर आपको क्या दे दिया, इन्फॉर्मेशन दे दिया, पूरी बैलेंस शीट बनाकर दे रखी है। अच्छा, इन्होंने देखो पहले दिया है करंट ईयर और फिर दिया है प्रीवियस ईयर। याद रखना, पर जब आप फॉर्मेट बनाते हो कंपैरेटिव का तो आप पहले प्रीवियस ईयर लिखते हो फिर करंट ईयर लिखते हो, तो यहाँ पर बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो तो देखो बैलेंस शीट पूरी बनाकर दे रखी है, आप अपना फॉर्मेट बनाएंगे आंसर लिख के, कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021 एंड 2022, ठीक है, क्योंकि 2 साल का यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है तो हमने दोनों साल यहाँ पर कोट कर दिया। फॉर्मेट आप सबको पता होना चाहिए, पर्टिकुलर, ठीक है। नोट नंबर, देखो नोट नंबर बेटा आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, वैसे तो नोट नंबर यहाँ स्किप ही होता है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022। पहले हम लिखेंगे प्रीवियस ईयर, फिर लिखेंगे हम करंट ईयर, फिर आएगा एब्सोल्यूट चेंज, फिर आएगा परसेंटेज चेंज। अगर मैं बात करूँ बेटा सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की, क्योंकि देखो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे पूरी बैलेंस शीट कॉपी कर देनी है, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। कंटेंट तो अंदर का बैलेंस शीट का सेम ही आएगा। तो देखो मैंने फटाफट क्या करा, जो भी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर शेयर होल्डर फंड दे रखे थे, नॉन करंट लाइबिलिटीज दे रखी थी, करंट लाइबिलिटीज दे रखी थी, मैंने फटाफट यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, ओके। फिर हमने करना क्या है, जो प्रीवियस ईयर की फिगर है उसे कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो करंट ईयर की फिगर है, ठीक है, उसे कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। इतना हम कर सकते हैं, ठीक है।
फिर इसके बाद हमें निकालना है एब्सोल्यूट चेंज। अच्छा, एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलेगा? 20 लाख माइनस 10 लाख, करंट में से प्रीवियस माइनस करेंगे। तो 20 लाख में से 10 लाख माइनस करोगे तो पॉजिटिव का 10 लाख आएगा। तो देखो हमने एब्सोल्यूट चेंज में 10 लाख लिख दिया। फिर वैसे ही करंट ईयर में आपके पास जो रिजर्व एंड सरप्लस था 4 लाख था, पर प्रीवियस ईयर में 6 लाख था। तो 4 लाख माइनस 6 लाख करेंगे तो माइनस का 2 लाख आएगा। और ऑब्वियसली बात है, आप यहाँ डिफरेंस भी देख सकते हो, पहले 6 लाख था रिजर्व एंड सरप्लस, बट अब 4 लाख हो रहा है। इट मीन्स 2 लाख का रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ नहीं रहा है, कम हो रहा है, तो वो तो माइनस में ही आएगा ना। ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं नॉन करंट लाइबिलिटी की बात करूँ तो लॉन्ग टर्म बोरिंग आज कितना है करंट में? 16 लाख, पर पहले कितना था? 10 लाख, तो यानी 6 लाख का चेंज आया, पॉजिटिव चेंज आया। फिर वैसे ही करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल बेटा करंट ईयर में 8 लाख है, बट प्रीवियस ईयर में कितना था? 4 लाख। तो इट मीन्स यहाँ पर जो ट्रेड पेबल में चेंज आया है वो पॉजिटिव का 4 लाख आया है। और अगर आप इनकी परसेंटेज निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो। फिलहाल टोटल कर दो, तो अगर लाइबिलिटीज का टोटल करते हो तो 30 लाख आता है प्रीवियस ईयर का, और करंट ईयर का टोटल करते हो तो 48 लाख आता है। ठीक है। अच्छा, आपने एब्सोल्यूट चेंज निकाल दिए, अब आपको इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आराम से कर सकते हो। देखो कितने का चेंज आया? 10 लाख का। किसके कंपैरिजन में? किसको हम बेस ले रहे हैं? प्रीवियस ईयर को, क्योंकि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में ही ये चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है। आप करंट ईयर में आज पहुंचे हो, किसके कंपैरिजन में? प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। तो प्रीवियस ईयर को बेस ले रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा हमने देखो, हमने कहा शेयर कैपिटल में कितना चेंज हुआ? 10 लाख का एज कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में कितनी थी शेयर कैपिटल? 10 लाख। तो हमने 10 लाख को 10 लाख से कंपेयर कराया इंटू 100। ठीक है। और परसेंटेज आ गई 100%, यानी 100% चेंज आया है। 10 लाख से 20 लाख हुआ तो जस्ट 100% का चेंज। 10 लाख का 100% 10 लाख होता है, और 10 लाख में 10 लाख जोड़ दो तो 20 लाख होता है। तो सिंपल है। ठीक है। इसके बाद अगर हम रिजर्व एंड सरप्लस में देखें तो कितने का चेंज हुआ? नेगेटिव का 2 लाख। तो नेगेटिव का 2 लाख बेटा रिजर्व एंड सरप्लस में चेंज हुआ है। ठीक है। कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर, तो हम प्रीवियस ईयर के रिजर्व एंड सरप्लस से उसको डिवाइड कराएंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, और अगर आप सॉल्व करोगे ना बेटा आंसर आएगा 33.33%। बट ना ये नेगेटिव का आएगा, क्योंकि चेंज ही नेगेटिव का हुआ था, तो सॉल्व करोगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा। वैसे 6 लाख का चेंज आया था किसमें बेटा? लॉन्ग टर्म बोरिंग में। तो 6 लाख का चेंज आया था कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में फिगर कितनी थी लॉन्ग टर्म बोरिंग का? 10 लाख। और चेंज कितने का आया? 6 लाख, क्योंकि हमारी लॉन्ग टर्म बोरिंग इंक्रीज हुई है 10 लाख टू 16 लाख। ठीक है ना। तो चेंज आया 6 लाख का एब्सोल्यूट चेंज, कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर 10 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे 60% आ जाएगा। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो 60% ही आना है। फिर वैसे अगर हम देखा जाए ट्रेड पेबल में कितना चेंज आया बेटा? 4 लाख, कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर। तो 4 लाख का चेंज आया कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में कितना फिगर था ट्रेड पेबल का? 4 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमें अपना जो फाइनल रिजल्ट देना है वो परसेंटेज में देना है, तो इंटू 100, तो हमारा आंसर इसका 100% ही आएगा। और देखो ना, 4 लाख से जस्ट 8 लाख हो गया है करंट ईयर में, यानी 4 लाख का चेंज आया। तो 4 लाख था ट्रेड पेबल प्रीवियस ईयर में, और 4 लाख से ही चेंज आया, यानी 100% से ही चेंज आया, तभी तो वो 8 लाख हो गया, जस्ट दुगना हो गया। ठीक है। तो इसलिए 100% चेंज आ गया। वैसे ही आप टोटल का भी चेंज निकाल लेंगे। बताइए पहले कितना था? 30 लाख। अब कितना हो गया? 48 लाख। तो बताइए कितने का चेंज आया? 18 लाख का चेंज आया। ठीक है ना। 48 लाख में से 30 लाख माइनस करोगे तो 18 लाख आएगा। अब बताओ ये 18 लाख का चेंज किसके कंपैरिजन में आया? प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। तो 18 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख इंटू 100, तो ये हो गया 60%। अगर आप सॉल्व करते हो तो देखो ना, यहाँ से हम एनालाइज नहीं कर सकते कि देखो हमारे शेयर कैपिटल में 100% का चेंज आया पॉजिटिव, तो इट मीन्स हमारी शेयर कैपिटल इंक्रीज हुई है। अगर हम रिजर्व एंड सरप्लस देखें तो 33.33% का रिडक्शन हुआ है। ठीक है। अगर हम लॉन्ग टर्म बोरिंग देखें तो 60% से हमारी लॉन्ग टर्म बोरिंग इंक्रीज हुई है। ट्रेड पेबल देखें तो 100% से हमारे ट्रेड पेबल इंक्रीज हुए। तो अगर हम जजमेंट लेना चाहें, डिसीजन मेकिंग करना चाहें, तो इन परसेंटेज फिगर्स को हम देखकर डायरेक्ट जजमेंट ले सकते हैं, रादर देन फिगर को देखकर, अमाउंट्स को देखकर हम सीधा यहाँ पर बेटा परसेंटेज चेंज को देखकर ही सीधा सीधा अपना जजमेंट दे सकते हैं। तो जो भी अकाउंटिंग यूजर्स होते हैं, जो बिजनेस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरेस्ट रखते हैं, वो इन परसेंटेजेस को देखकर अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो इसलिए इसे टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस भी बोला जाता है। यहाँ से हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकते हैं। सेम गोज टू एसेट ऑल्सो बेटा। हम एसेट को देखो कॉपी करेंगे, पूरा ये डाटा कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है। देखो मैंने पूरा डाटा यहाँ पे कॉपी किया, पेस्ट करा। बस याद रखना, उन्होंने करंट ईयर पहले लिखा है, प्रीवियस ईयर बाद में, बट हमारी कंपैरेटिव स्टेटमेंट में पहले प्रीवियस ईयर आता है फिर करंट ईयर।
तो हम प्रीवियस ईयर का डाटा कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। देखो ये हमने पेस्ट कर दिया। सेम गोज टू करंट, अपना करंट ईयर का डाटा कॉपी करेंगे और सेम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। टोटल सेम ही आएगा 30,48,000, क्योंकि जो लाइबिलिटी का टोटल होता है वही एसेट का टोटल होता है। फिर चेंज निकाल सकते हो, बताओ आप बताओ। टेंजिबल एसेट अभी कितने हैं 28 लाख, पहले कितने थे 16 लाख। तो कितने का चेंज आया है 28 लाख में से 16 लाख माइनस कर दो, 12 लाख का पॉजिटिव चेंज आया है। ठीक है। अच्छा, इंटेंजिबल एसेट पहले कितने थे, सॉरी करंट ईयर में कितने थे 6 लाख थे, प्रीवियस ईयर में कितने थे 4 लाख। बताओ कितने का चेंज आया, पॉजिटिव का 2 लाख का चेंज आया, क्योंकि 6 लाख में से 4 लाख घटाऊंगा तो 2 लाख ही आएगा। सेम 10 लाख में से अगर मैं 8 लाख घटा दूं तो कितना आएगा 2 लाख। इन्वेंट्री का चेंज आ गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में करंट ईयर में हम कितने थे 4 लाख पे, प्रीवियस ईयर में कितना था हमारे पास यही डाटा 2 लाख, तो कितने का चेंज आया, पॉजिटिव का 2 लाख आया। ठीक है। सेम टोटल का चेंज निकालूं तो आज हमारे एसेट का टोटल है 48 लाख, पहले प्रीवियस ईयर में कितना था 30 लाख, कितने का चेंज आया, पॉजिटिव का 18 लाख। परसेंटेज में आप कर ही सकते हो। एब्सोल्यूट चेंज आया है 12 लाख, 12 लाख को प्रीवियस ईयर के फिगर से कंपेयर कराऊंगा, 12 लाख डिवाइडेड बाई 16 लाख, परसेंटेज में आंसर निकालना है तो इंटू 100 75%। सेम गोज टू 2 लाख, 2 लाख को हम डिवाइड कराएंगे 4 लाख से, इंटू 100 50% आ जाएगा। फिर वैसे ही इन्वेंट्री का भी करेंगे। तो मेरे बच्चे जो इन्वेंट्री है वो चेंज कितने से हो रही है 2 लाख से, पर प्रीवियस ईयर में डाटा कितना था 8 लाख। तो 2 लाख को हम 8 लाख से कंपेयर करेंगे, इंटू 100 करेंगे, 25% इसका आंसर आ गया। इसके बाद हम बेटा देखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कितना चेंज आया 2 लाख का, कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में डाटा कितना था 2 लाख, 2 लाख को 2 लाख से ही डिवाइड करा के इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में आंसर चाहिए तो ये 100% आएगा। और टोटल का करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो टोटल लाइबिलिटी का सेम वो टोटल एसेट का है, क्योंकि बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज और एसेट इक्वल होती हैं, और जो लाइबिलिटी का चेंज है वही एसेट का चेंज है। तो जो लाइबिलिटी का चेंज परसेंटेज आया होगा वही एसेट का परसेंटेज चेंज आएगा। तो देखो इतना आसान होता है, इसमें कुछ इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बट यस, आपको एक बार इसका रिवीजन करना है, ये क्वेश्चन दोबारा से प्रैक्टिस करना है, आपका ये टिप पे हो जाएगा। सेम गोज टू क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका होमवर्क है, आप इसे होमवर्क से करके लेकर आएंगे बढ़िया तरीके से। बोलो कि आपको बात समझ में आती है, द आंसर इज यस। ठीक है। तो चाहे तो आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर सकते हो जो होमवर्क में है। ठीक है। और आप ये डाटा भी कॉपी कर सकते हो, कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी कॉपी कर सकते हो। ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको कॉपी कर लो, ये इसका आंसर है, इसको कॉपी कर लो। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखना चाहते हो तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है जो आपको मैंने होमवर्क में दिया है, बट पहले बिना देखे करना। ठीक है। खुद से करना, फिर इसका आंसर आप टैली कर लेना। ठीक है। तो देखो इसी के साथ हमारा खत्म होता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा आपके साथ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L। अगर आपके कोई डाउट होंगे बेटा तो आप इस वीडियो के अपलोडेड होते साथ ही इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हो एज फास्ट पॉसिबल। मैं आपका रिप्लाई करने का, डाउट का रिप्लाई करने का पूरा पूरा कोशिश करूंगा। ठीक है। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सही बनाना।